हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिनवी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे 17 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 के पेपर की। इन एमसीक्यू को सॉल्व करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम सिलेबस के आसपास ही रहें और इनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जब पूछे जाएं एग्जाम में तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएं। क्योंकि अभी तक देखा गया है जो भी पेपर्स आ रहे हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। यानी जो भी क्वेश्चन के आप ऑप्शन देखते हैं कहीं ना कहीं उन ऑप्शन से फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो टॉपिक वाइज उस टॉपिक को भी समझ लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड कभी दूसरा क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है? विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है मैक्सिमाइज। मैक्सी मतलब मैक्सिमम से आप ले सकते हैं, तो मैक्सिमम साइज है ना, मैक्सिमम साइज इसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम साइज का मतलब क्या है? मैक्सिमम मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, साइज मतलब होता है उसका आकार। तो विंडो क्या होती है पहले ये भी समझना चाहिए आपको। जो भी आप ओपन करते हैं इसे हम विंडो बोलते हैं। जैसे कि आपने पेंट ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, वर्ड ओपन किया, पावर पॉइंट कुछ भी ओपन किया उसे विंडो बोलते हैं। इस विंडो के ऊपरी वाले हिस्से को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और इस तरफ जिससे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, पेज में ऊपर नीचे होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है, दो स्क्रॉल बार होते हैं। इन्हें हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार होते हैं और ऊपर के इस पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के इधर यहाँ पर होता है मिनिमाइज, टाइटल बार की इस तरफ होता है मैक्सिमाइज और इधर होता है क्लोज बटन। ठीक है, तो क्लोज और इसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज और इसी को हम बोलते हैं रीस्टोर भी, और इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज करना, मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब छोटा करना। तो मिनिमाइज से क्या होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे नीचे टास्क बार होता है, हमारे नीचे कंप्यूटर में टास्क बार होता है, ये उस पर आ जाता है। क्या आ जाती है? विंडो। बंद नहीं होता, बस टास्क बार पे आ जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वापस से ओपन हो जाता है, मतलब कुछ देर के लिए बैकग्राउंड में चला जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं मिनिमाइज। मैक्सिमाइज से क्या होता है, अगर मान लो आपका मॉनिटर ये है, मॉनिटर इतना बड़ा है आपका और विंडो आपकी इतनी खुली हुई है, तो अगर आप इस बीच वाले पे क्लिक करेंगे ना तो विंडो पूरे में ओपन हो जाएगी, पूरे में फिट हो जाएगी। तो इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए, तो पूरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे फिट हो। डेस्कटॉप कैसे बोलते हैं? बाहर की जो स्क्रीन होती है इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। एक डेस्कटॉप पर पूरी फिट हो जाएगी और जब फिट होने के बाद वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से छोटी हो जाएगी। इस छोटा होने को बोलते हैं रीस्टोर। और माइनस पे क्लिक करके तो टास्क बार पे आ जाते हैं, एक तरह से पूरी हट जाती है यहाँ से। और क्लोज पे क्लिक करने से बंद हो जाता है। क्लोज का जो शॉर्टकट होता है, क्लोज का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F4। ये आप सबको पता होगा, कंप्यूटर में बंद करने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस F4, विंडो को क्लोज करने का। इसी से हम कंप्यूटर को भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज बटन, स्क्रॉल बार होते हैं इसके अंदर। ये एक विंडो की, मैंने आपको बताया विंडो इस तरह से होती है जो भी हम खोलते हैं। हम चाहें तो एग्जांपल में विंडो ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने पेंट ओपन किया यहाँ पे, MS पेंट। तो देखिए ऊपर की तरफ जो है इसे टाइटल बार बोलते हैं, जिसपे खुली हुई विंडो का नाम दिखता है। ये रहे देखिए बटन दोनों, अभी है क्लोज, ये है रीस्टोर। क्यों? क्योंकि अभी विंडो फिट है ऑलरेडी बड़ी साइज में। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो विंडो देखिए छोटे साइज में हो गया। कितना छोटा करना है और हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना भी आप सेट करेंगे उतनी रहेगी। फिर वापस से आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगी? फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। कितनी? जितनी स्क्रीन पे आ सके, डेस्कटॉप पे आ सके। और मिनिमाइज से क्या, वो बंद नहीं होगी, नीचे टास्क बार पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक पहले से लेके सूत्र जो कि MS एक्सेल में स्वतः गणना करते हैं। तो पहले से लेके सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला जो पहले से गणना करता है, जो पहले से बना होता है, यानी सूत्र हम बनाते नहीं, ऑलरेडी लिखे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे सम का फंक्शन। तो सम कैसे करना है हम नहीं बता रहे, सम के फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। तो इसके अंदर पहले से एक फॉर्मूला लिखा गया है कि सम कैसे करना होता है। हमें बस ये बताना होता है सम करना है, और यहाँ बतानी होती है रेंज कि किसका कितना तक करना है। ठीक है, रेंज बतानी होती है बस। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज, तो ये भी एक फंक्शन है जिसमें हम ये बताते हैं सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करो, किसमें से? इसमें से। अब जो भी इधर रेंज होगी, अब रेंज क्या होती है? जैसे कि मान लो आपके सामने ये एक्सेल है, एक्सेल के अंदर का तो आपके सामने इस तरह से डेटा रो और कॉलम्स होते हैं जैसा कि आपको पता है, और इस तरह से डेटा बना हुआ है। ठीक है, तो एक्सेल तो आप सभी ने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? ए, इसका नाम क्या होता है? BCD, उसका नाम होता है 1 2 3 4, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं।
अब मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 5, 4, यहाँ लिखा है 2, 3। अब आप इन सबको सम करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सम कर दो। किसका सम कर दो, इसका A1 से कहाँ तक, B2 तक। तो जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे ना, तो इससे A1 से B2 तक एक रेंज बन जाएगी इस तरीके की। तो इन सभी नंबर को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इस तरह से हम चाहते हैं मैक्स, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो। तो A1 B2 मैक्सिमम, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 5, तो आंसर में 5 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 4 9 10 11 12 13 14, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है मिन फंक्शन, जो इस रेंज में से सबसे छोटे नंबर को निकाल देगा। ऐसे इसमें होता है काउंट, जो काउंट करके बताया कितने नंबर्स हैं। ऐसे इसमें होता है एवरेज, एवरेज क्या करता है, इन सबको जोड़ेंगे 14 आया, कितनी संख्या है 4, 4 से भाग दे देंगे इसको, तो जो आंसर आएगा वो एवरेज होगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है, जो पहले से लेकर सूत्र होते हैं फंक्शन बोलते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, फंक्शन को इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। तो आपको जब भी ब्रैकेट दिखाई दें किसी पे भी, तो आप समझ जाओ फंक्शन है। जैसे कि आपने देखा हो इफ के फंक्शन में भी आते हैं और सम के फंक्शन में भी आते हैं, तो ये ब्रैकेट जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे। अब आपने देखा होगा, यदि आप टोटल निकालते हैं तो टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टोटल। मान लो टोटल आपका E2 में है, E2 इंटू और रेट मान लो आपकी C2 में है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। फंक्शन किसको बोलेंगे, जब भी आप इन दो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तब उसे हम फंक्शन बोलेंगे। इसके अलावा आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में अंतर होता है, फॉर्मूला इस तरह से लगाया जाता है, जबकि फंक्शन इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके और एक नाम होता है उस फंक्शन का, जिससे उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई नाम नहीं है ना, ये फॉर्मूला है, ये एक फंक्शन है, इफ, काउंट, सम, मैक्स। और फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसके लास्ट में ऐसे दो ब्रैकेट जरूर होते हैं। इनके अंदर क्या पास करने होते हैं हमें, आर्गूमेंट्स, जो भी हम इसको देना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेंज दी, आप आर्गुमेंट में नंबर भी दे सकते हैं डायरेक्ट, जैसे भी चाहे सम करवा सकते हैं। बस हमने ये नहीं बताया यहाँ पे कि सम करना कैसे, उसने ऑटोमेटिक कर दिया, बट यहाँ बताना पड़ता है मल्टीप्लाई ऐसे करना है, क्योंकि ये क्या है, एक फॉर्मूला, और ये क्या है, फंक्शन। फंक्शन पहले से सेट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे PDF इज फाइल फॉर्मेट दैट स्टैंड फॉर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हाँ, मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि PDF होता है क्या। PDF एक ऐसी फाइल फॉर्मेट होती है जो बनाई गई है इसलिए पोर्टेबल, जिसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे इजीली ले आया जा सके। देखो, आपके पास है MS वर्ड, ठीक है, तो MS वर्ड यानी डॉक, तो इसका एक्सटेंशन डॉक होता है, और नए वर्जन में इसका MS वर्ड का होता है DOCX। ये किसकी बात हो रही है, वर्ड की। ऐसे अगर हम बात करें एक्सेल, इसका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है फाइल टाइप, XLS होता है। नए वर्जन में बात करें तो SLXX होता है। अब नए वर्जन से मेरा मतलब है 2003 तक, और 2003 के वर्जन में तो DOC और XLS ही था। 2007 के बाद जितनी वर्जन आए उन सब में DOCX ऐड हो गया एक्सटेंशन में। तो अगर आपको X दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप नए वर्जन के MS ऑफिस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे DOC दिखाई दे रहा है तो आप पुराने वर्जन के MS वर्ड की बात कर रहे हैं। और ऐसे पावर पॉइंट का भी एक्सटेंशन जो है, पावर पॉइंट वर्जन की बात करें तो इसका होता है PPT, और यहाँ पे होता है PPTX। तो बस X ऐड हो गया और कुछ भी नहीं। तो ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है, यानी फाइल टाइप है। अब अगर आप मान लो आपने कुछ PPT बनाई और आप PPT किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो अगर PPT आप सेंड करें किसी दूसरी डिवाइस या दूसरे कंप्यूटर पे, मोबाइल में कहीं पर भी, तो इस मोबाइल में पावर पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि PPT है तो पावर पॉइंट में ओपन होगी। लेकिन सामने वाले पर्सन के पास क्या पता पावर पॉइंट ना हो, इसके लिए इस PPT को कन्वर्ट करना पड़ेगा PDF में। PDF में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ट्रांसफर करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, अगर इनके पास पावर पॉइंट नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं, PDF व्यूअर में इसको आसानी से देखा जा सकता है। गूगल क्रोम बाय डिफॉल्ट PDF व्यूअर है, जो कि सभी कंप्यूटर्स में होता ही है। इसके अलावा छोटी सी एप्लीकेशन आती है एडोब रीडर, उससे भी हम PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट इसी तरह से अगर XLS यानी एक्सेल की कोई फाइल फॉर्मेट है, वो इसके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं तो इसे भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, PDF में। डॉक को भी कर देंगे PDF में, इमेज को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, PDF में। इस तरह से हम किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करके फिर सेंड करेंगे, तो सामने वाले डिवाइस में भले ही वो सॉफ्टवेयर ना हो, लेकिन PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसको पोर्टेबल मतलब होता है कहीं भी ले आया जा सकते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वैसे ये होते हैं DOC, XLS, PPT, TST और भी बहुत सारे होते हैं। उन सभी का एक सिंप्लीफाई वर्जन जो बनाया है वो PDF बनाया है। हाँ, ध्यान रहे, अगर आप PPT में भेजेंगे तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी काट चार्ट कुछ भी जोड़ना घटाना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने PDF में फाइल को एक बार कन्वर्ट कर दिया, इस PDF फाइल को केवल आप व्यू कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं
जिनसे आप वापस से पीडीएफ को पीपीटी में, पीडीएफ को वर्ड में या पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बट इतना इतना अच्छा कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हो जाता है। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन पीडीएफ से किसी वापस से डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको समझ में आ गया पीडीएफ क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहते हैं। कई बार बात कर चुके हैं, कंप्यूटर की एक ही भाषा होती है, इसे मशीनी भाषा बोलते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है और 1 का मतलब यहाँ पे ऑन होता है। मशीन से हम एक ही तरीके से बात कर सकते हैं, ऑफ या ऑन के फॉर्म। 3 तरह की भाषाएं होती हैं। सबसे पहली भाषा होती है मशीनी भाषा, दूसरी जो भाषा होती है उसे बोलते हैं हम असेंबली, और तीसरी जो होती है उच्च स्तरीय भाषा। और ये भी याद रखें, मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, और उच्च स्तरीय भाषा को हम बोलते हैं इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज, या निम्न स्तरीय भाषा इसे बोलते हैं, लो लेवल। और ये होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, MLL। ये जो लैंग्वेज आई थी ये फर्स्ट जनरेशन में आई थी, ये लैंग्वेज जो आई थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आई थी, और ये जो लैंग्वेज आई है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आई। आपने कंप्यूटर जनरेशन तो पढ़ी होंगी, उसी जनरेशन के आधार पर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन हम जो यूज़ करते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, यानी कि आजकल के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जैसे कि C++, पाइथन, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम, और इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं वो भी इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और हम कंप्यूटर के लिए जो सबसे आसान भाषा बनाई गई उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज ही थी। पहले के टाइम के जनरेशन से कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज में हमें 0-1 में ही इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन था। तो हमने अपनी सुविधा के लिए उच्च स्तरीय भाषा डेवलप की थी। तो इसका लैंग्वेज का एक पूरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज नाम से आएगा, उसमें ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सही भागों के साथ जोड़ने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है। यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है। यह एक्सपेंशन कार्ड को सीधे या केबल के माध्यम से भी जोड़ता है। जोड़ने की जब भी बात होगी तो जोड़ती एक ही चीज है, इसे हम बोलते हैं क्या, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होती है, जैसे घर में मदर, मदर मतलब मम्मी, जो आपकी मदर है वो पूरे घर को जोड़ के रखती है, मतलब आपके ब्रदर को, सिस्टर को, आपके फादर को, है ना, घर में और भी रिलेटिव वगैरह कोई, तो उनको जोड़ के कौन रखता है, मदर। तो मदर सेंटर ऑफ पॉइंट होता है जिससे सब लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कोई किसी से बात करे ना करे लेकिन मदर से सब बात करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होती है, सारे हार्डवेयर इसी से आके जुड़ते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे लगाएंगे कोई हार्ड डिस्क तो मदरबोर्ड से जुड़ेगी, आप लाएंगे पेन ड्राइव मदरबोर्ड से जुड़ेगी, आप हेडफोन लगाएंगे मदरबोर्ड से जाकर जुड़ेगा, आप कुछ भी केबल लगाएंगे वो सब मदरबोर्ड से जाकर कनेक्ट होंगे इस तरीके से, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। और यहाँ पे यही तो बात हो रही है, मदरबोर्ड जो सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। किस तरह का दिखता है मदरबोर्ड, तो इस तरह का मदरबोर्ड दिखाई देता है। इस मदरबोर्ड के कुछ नाम और कुछ भाग होते हैं, ये भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जैसे कि इसे यहाँ पे लगाई जाती है रैम, तो ये रैम का स्लॉट है जहाँ पे रैम लगाई जाएगी। रैम जैसा कि आपने देखा होगा इस तरह की रैम होती है, इस तरह से रैम होती है, ये 1 GB 2 GB की रैम आती है। स्क्रीन पे जो भी चल रहा होता है कुछ समय के लिए इसको सेव करती है, ये डेटा को कितने समय के लिए सेव करती है, कुछ समय के लिए डेटा इसी में रहता है। ये कैसे आती है, 1 GB 2 GB 4 GB, इस तरह से आप एक टाइम पे कितना काम करें ये डिपेंड करता है इसी पर, यानी मल्टी टास्किंग के ऊपर, मल्टीटास्किंग कितनी कर पाएंगे रैम के ऊपर डिपेंड करता है। रैम ज़्यादा जीबी की होगी तो आप ज़्यादा देर ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे एक टाइम पर, कम रैम होगी तो आप एक टाइम पे एक दो चीज़ें कर पाएंगे। तो आपका मोबाइल अगर स्लो हो रहा है, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि आपके मोबाइल में रैम कम है। क्योंकि जब भी काम चल रहा होता है तो डेटा जहाँ भी कहीं मौजूद होगा उठ के कहाँ जाता है, रैम पर, और जैसे काम खत्म होता है वापस से रैम से डेटा हट जाता है। रैम हमेशा जीरो होती है, इसमें कोई डेटा नहीं होता। डेटा बस तभी होता है जब ये ऑन हो जाए डिवाइस, और जब हम जो काम करें, ऑफ होते ही रैम अपना सारा डेटा खो देती है। अगला जो होता है इसमें वो है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू हमने कई बार समझ चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, वो जहाँ पे लगाया जाता है। तो सीपीयू का पोर्ट है यहाँ पर, सीपीयू इधर फिट हो जाता है। सीपीयू कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, छोटा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं, ये कई बार पूछे गए तो याद रखें। एक होता है एएलयू, सीपीयू का दूसरा हिस्सा होता है एमयू, तीसरा हिस्सा होता है सीयू। तो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, जो पूरा कंट्रोल करता है। एमयू मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जोड़ना घटाना यानी तार्किक लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो एएलयू द्वारा किए जाते हैं। ये सीपीयू यानी दिमाग के 3 हिस्से हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। तो कई बार पूछा जाता है एएलयू किसका भाग है,
है ना। तो इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सीपीयू का, मेमोरी का, तो हमें आंसर करना होता है सीपीयू। सीपीयू कितने होते हैं? 3, ALU, ME और CU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन होता है। और इसमें जो मेन चिप होती है वो कौन सी चिप होती है? पेंटियम चिप होती है। कौन सी चिप होती है? पेंटियम। इसको बनाने में यूज होती है वो क्या होती है? पेंटियम चिप। और पेंटियम चिप का आविष्कार क्या हुआ था? पेंटियम चिप का आविष्कार हुआ था भारत में, ये भी आप याद रखें। पेंटियम चिप का आविष्कार भारत में हुआ था। और पेंटियम चिप का आविष्कार, पेंटियम चिप भी सीपीयू बनाने का मुख्य अवयव है। लेकिन सीपीयू की खोज भारत में नहीं हुई थी, पेंटियम चिप की खोज भारत में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क, CD DVD राइटर। यानी कि ये जो दिख रहा है इसमें हार्ड डिस्क लगती है। अब हार्ड डिस्क तो बड़ी होती है, तो हार्ड डिस्क से एक केबल निकलती है जो इसमें जाकर लगती है। इसमें किसी में भी लग जाएगी। और ऐसे ही होते हैं DVD CD राइटर, जिसमें CD वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो वो CD रखने के लिए जो आता है ना, इसमें इसके अंदर CD रखते हैं, फिर वो अंदर चला जाता है। तो इस तरह के जो इसमें से भी केबल निकलती है और वो जाके इनमें लग जाती है। किसी में भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट होता है सीएमओएस बैटरी। ये क्या होती है? एक बैटरी होती है, सेल। इस सेल का काम क्या होता है? इस सेल का काम होता है, जैसे मान लो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर, आपके हाथ में घड़ी है ना, तो घड़ी में सेल होगा तभी तो वो डेट और टाइम को अपडेट करेगी। कंप्यूटर के अंदर जो भी पावर आती है वो लाइट से आती है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो आपने कंप्यूटर में टाइम चेंज करके 3 बजे का सेट कर दिया दोपहर में, और 3 बजे सेट करने के बाद आपने कंप्यूटर कर दिया बंद। अब देखिए, जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर दिया तो कंप्यूटर पावर तो आ ही नहीं रहा। जब पावर आ ही नहीं रहा तो जब आप 5 बजे कंप्यूटर को शुरू करेंगे तो उससे कैसे पता चलेगा कंप्यूटर भी 5 बज गए? क्योंकि ये इस तरह से काम नहीं करता कि नेटवर्क, जैसे मोबाइल में नेटवर्क सिम से वो टाइम और डेट डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेता है, ये ऐसे काम नहीं करता। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग जो है वो सेव रहें, जैसे डेट और टाइम हुआ, या उसकी बायोस की सेटिंग्स जो होती हैं वो ऑलरेडी सेव रहे, मदरबोर्ड की सेटिंग्स। तो उन सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट सेव करने के लिए एक सेल का यूज़ किया जाता है। ये सेल एक तरह से थोड़ी बहुत पावर देता रहता है, जिससे डेट और टाइम वगैरह अपडेट होते रहे। अगर आपके कंप्यूटर की सेल वीक हो जाती है तो आप जब अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम सेट करते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे डेट और टाइम फिर से आपका चेंज हो चुका होगा। रीजन वही है कि आपका सेल वीक हो चुका है। तो आप कुछ भी नहीं करना, घड़ी की शॉप पे जाना है, 25-30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का, 50-40 रुपए का एक सेल आएगा। बिल्कुल घड़ी के सेल के जैसा होता है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है। आपको बस इतना बोलना है कंप्यूटर के लिए सेल दे दो, वो आपको सेल दे देगा। आपको इस बटन को दबाना है, सेल बाहर निकल जाएगा और नया सेल आप डाल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है? छोटी छोटी सेटिंग्स जो होती है उनको सेव करके रखना कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। सीएमओएस बैटरी से बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है? जो हीट मतलब होता है गर्मी, और सिंक मतलब होता है सोखना। यह है सीपीयू। ठीक है। तो सीपीयू जो होता है गर्मी पैदा करता है, यानी कि मदरबोर्ड जो होता है गर्म होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक का यूज किया जाता है। अब हीट सिंक कोई हवा नहीं फेंकता, ये बस बनने वाली गर्मी को सोख लेता है। हीट सिंक, इसका काम ही है हीट सिंक। इस तरह के धातु से बना होता है जो गर्मी को सोखे। तो ऐसा एक हीट सिंक देखिए यहाँ लगा हुआ है, एक हीट सिंक यहाँ लगा हुआ है, एक हीट सिंक यहाँ लगा हुआ है। किसी किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन चार ऐसे लगे होते हैं। देखिए एक बीच में भी लगा हुआ है। तो ये हीट सिंक क्या करते हैं? गर्मी को सोखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे PS2 माउस। एक मिनट रबड़ से मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है PS2 माउस। PS2 माउस क्या होता है? जो आपका माउस होता है, उस माउस दो तरह के आते हैं मार्केट में। एक माउस जो आता है उसे हम बोलते हैं PS2 माउस, और एक माउस जो आता है उसे हम बोलते हैं USB माउस। माउस है ना, माउस इस तरह का दिखाई देता है, आपने देखा ही है माउस। तो PS2 माउस में क्या होता है? PS2 माउस में इस तरह की गोल पेन होती है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 पेन का कनेक्टर होता है। तो एक बार पूछा गया था CPCD में PS2 में कितना पेन होती है, तो 1 2 3 4 5 6 पेन होती है। वो 6 पेन जाके इन 6 छेदों में लग जाती है। ऐसे सेम कीबोर्ड के भी दो टाइप होते हैं, एक PS2 और एक USB। USB कौन सा होता है? ये तो आपने देखा ही है। USB जो आपके पास जैसे USB केबल होती है इस तरह का होता है, और जो जाके USB पोर्ट में जाके लगता है। तो दोनों तरह के माउस देखने को मिलते हैं हमें, PS2 USB। अगर आपका माउस PS2 है तो वो इसमें लगेगा, और USB है तो फिर USB में लगेगा, USB पोर्ट में। इस तरह से हम बात करें, PS2 कीबोर्ड भी होता है जिसकी केबल इसमें जाके लगेगी। फिर ये होता है VGA पोर्ट। तो आपका जो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर से दो केबल निकलती हैं। एक केबल लगती है पावर बोर्ड में, और एक केबल जो लगती है वो लगती है CPU में। तो CPU में जो केबल लगते हैं, यानी मदरबोर्ड में जो केबल लगती है, वो यही केबल होती है VGA केबल। ब्लू कलर की केबल होती है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। VGA पोर्ट ये रहा, और VGA केबल ला के लगेगी इसमें। तो कंप्यूटर जो भी दिखाना चाहेगा इस केबल की मदद से वो मॉनिटर पे जाएगा।
फिर होता है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यूएसबी, यहाँ पे भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं। और लैन पोर्ट, इंटरनेट की केबल जाके इन्हीं में लगती है। लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट की केबल जो होती है लोकल एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में, तो इंटरनेट केबल आप किस में लाते हैं, लैन केबल। तो लैन केबल जो आती है वो किस में लगती है, लैन पोर्ट्स में। तो ये मदरबोर्ड का मैंने आपको समझाया ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फ्लोर 134। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, सबसे पहले फ्लोर, ये कई क्वेश्चन आ चुके हैं फ्लोर और सीलिंग के ऊपर, तो बिल्कुल इसको तो आप रट ही लें। तो एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फर्श मतलब जमीन, जैसे आप देखते हैं तो जमीन कहाँ होती है, नीचे, नीचे मतलब कम, तो इसको आप याद रख सके कम से, है ना। फ्लोर मतलब कम, और सीलिंग मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा। सीलिंग मतलब हमारी छत की सीलिंग होती है, तो सीलिंग मतलब छत की जो होती है उसे हम बोलते हैं सीलिंग, और फ्लोर मतलब होता है नीचे यानी कि कम। तो ये फ्लोर इंडिकेट करता है कम को और सीलिंग इंडिकेट करता है ज्यादा को, ठीक। अब मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है फ्लोर, और यहाँ पे एक नंबर लिखा है, मान लो ये नंबर लिखा है, मान लो 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और कोमल आके लिखा है यहाँ पे 5, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा। तो फ्लोर मतलब होता है कम, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर आता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, और वो इससे कम होना चाहिए 16 से। तो एक ही नंबर बचता है 15, तो इसका आंसर क्या जाएगा 15, ठीक है। और मान लो यहाँ पे लिखा होता हमने क्या, सीलिंग, और फिर लिखा होता 16,5, तो इसका आंसर क्या आता है आप समझ गए होंगे 20, ठीक है। तो 5 के टेबल में ये नंबर की पोजीशन के आगे या पीछे कौन सा नंबर आता है वो निकालने का फंक्शन है फ्लोर और सीलिंग। कम निकालना है तो फ्लोर और ज़्यादा निकालना है सीलिंग। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे मान लो 17 लोग हैं, 17 लोगों में हमें 5,000 रुपये बांटने हैं। अब 5,000 के हिसाब से बटेंगे, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो मान लो बराबर नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे फ्लोर या सीलिंग मेथड लगाएंगे। फ्लोर सीलिंग में क्या हुआ, फ्लोर में हम इसमें से कुछ अमाउंट कम कर लेंगे, सीलिंग में क्या हुआ इसमें से कुछ अमाउंट बढ़ा लेंगे। यानी हमें लिखना पड़ेगा फ्लोर और यहाँ लिखना पड़ेगा 5,000, 17। तो 17 के टेबल में, है ना, 17 के टेबल में कितनी बार आएगा उस हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इक्वल, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे 5 से बराबर हमें बांटना 16, वही बट ही नहीं पाएगा, तो वो बोल रहे हैं इसको आप तो 15 करना पड़ेगा, तो इसमें से अपन कुछ कम कर लेंगे अमाउंट, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर कुछ बढ़ा लेंगे। दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम फ्लोर यूज़ करना है या सीलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 19 के टेबल में, 19 के टेबल में फ्लोर मतलब कम, तो 134 से कम कौन सा नंबर आता है, तो 134 तो नहीं आता। तो 19 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे, ठीक है, तो 3, और ये 7 और 6 13, 133। देखिए इसका आंसर आ गया 133। 19 के टेबल को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल से आता है, इससे बड़ा ही नंबर आएगा, तो वो तो नहीं हो सकता आंसर में। 6 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो 133 इसका सटीक आंसर है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही नंबर आ रहा है इसके। तो आपको समझ में आ गया फ्लोर और सीलिंग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दी गई दशमलव संख्या को बाइनरी के समतुल्य क्या है। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें ये पूछा गया है कि एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो कन्वर्ट करने का एक वीडियो पूरा डाला हुआ है, उसको जरूर देख लें। अभी मैं ओवरऑल आपको इसमें बता देता हूँ। डेसिमल नंबर 10 डेसिमल को प्रेजेंट करता है और 2 बाइनरी को। इसके अलावा एक और होता है ऑक्टल, और एक होता है हेक्साडेसिमल, 16 उसको प्रेजेंट करता है और ऑक्टल को 8। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। सीपीसीडी एग्जाम में तो यही पूछे जाते हैं, और कन्वर्ट करना बहुत आसान है। एक बार और कवर करते हैं। 64 में 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों, क्योंकि इसका बेस 2 है, और 64 को डिवाइड करना है। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 32, और शेषफल कितना बचा 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आंसर आएगा ये 16, फिर कितना जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे, फिर शेषफल कितना बचा 0, फिर आप 2 से भाग देंगे, फिर बचा कितना 0, फिर आप 2 से भाग देंगे, कितना बचा 0, फिर आप 2 से भाग देंगे, कितना बचा 0, और अब बचा 1। तो 1 को बिल्कुल ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे उल्टे क्रम में हम लिख देंगे। तो देखो उल्टे क्रम में मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 0। तो देखिए ये जो नंबर आया ये है बाइनरी नंबर, जो किसका नंबर है 64 का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 1, तो ये इसका सटीक आंसर है।
तो आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करते जाना है, जो आंसर आएगा ना वो शेषफल जो आएगा उसको यहाँ लिखते चलना है, और जो आंसर आएगा वो तो यहाँ आ ही रहा है, लास्ट में 1 बचेगा और इसके ऊपर जो भी नंबर आए। अब यहाँ कई बार 1010 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर कैसा है। अब मान लो आपको डेसिमल से बाइनरी में चलेगा, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है। तो मान लो ये नंबर है आपके पास 1 0 0 0 0, इसी को हम वापस से 64 आंसर आएगा अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, तो इसके उल्टे क्रम में चलना इस तरीके से। ये जीरो जो है ना, इस जीरो को लिखना है पहले और इसे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 का, ठीक है। फिर अगला जो नंबर है ना इसमें प्लस करना है और फिर से जीरो में मल्टीप्लाई करना है, इस बार 2 की पावर 1 का। हर बार पावर बनाते चलना है बस, और कुछ भी नहीं करना, रिपीट करना है इसी को, और नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, अभी तीसरा 0 आएगा तो प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 सॉरी, ठीक है। फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो गए, छठा और बचा 0 इंटू 2 की पावर 5, अब प्लस अब बचा लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 6। अब देखिए जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी प्लस 0 और प्लस 0, तो ये सब तो 0 हो गए, प्लस अब लास्ट में से एक ही नंबर बचता है, जगह नहीं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में एक नंबर बचता है प्लस 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो इसका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। आगे आंसर 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 64, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आपको इस तरह से कन्वर्ट करना, उल्टे जाना है यहाँ पे, यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 का, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 का, इसमें करना है 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और सबको प्लस कर देना है, हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाई नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपल है, जब भी आपसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछे बहुत ही इजी आंसर है, जैसे 1 0 0 1 लिखा हुआ है, कोई पूछता है इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है 0 1 1, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, अपोजिट कर देना है, हो गया। इसका अगर आपसे वंस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है कोई, तो 1 का क्या होगा 0, 0 क्या होगा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 0 1, तो 1 0 1 0 0 0 1, हो गया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं, तो किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आपको उल्टा कर देना है, हो गया। लास्ट है, वेब पेज संपादक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वेब पेज संपादक, वेब पेज संपादक मतलब वेब डेवलपर, वेब डेवलपर मतलब जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो वेबसाइट डिजाइन होती है तो उस वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं जिन्हें हम वेब पेज बोलते हैं, जो भी वेबसाइट होती है वो वेब पेज से मिलकर बनती है। तो वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, आप क्या देखते हैं और आप क्या पाते हैं, इस तरह से हम हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, ये इस एक कॉन्सेप्ट है कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्या पा रहे हैं, यानी कि वेब डेवलपर जो है पहले काम करता है, फिर वो देखता है कि उसने क्या पाया, फिर उस पर अपने कोड में चेंजेस करता है और फिर उसको सुधार करता है। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, विज़विग, है ना, इसे ऐसा ही बोला जाता है विज़विग। इज ए टाइप ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इज ए टाइप ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू सी एंड एडिट कंटेंट इन द फॉर्म दैट अपीयर एज इट वुड बी व्हेन डिस्प्ले ऑन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर, वेब पेजेस, है ना, स्लाइड प्रेजेंटेशन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, यानी सभी पे काम करता है। विज़विग इज एन एक्रोनिम ऑफ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो आप इसको फुल फॉर्म भी याद रखें, और वेब डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है। CSS जो होती है एक लैंग्वेज होती है जिसका यूज किया जाता है HTML के साथ, अकेला CSS यूज नहीं होता, HTML कोड को सुंदर बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, और इन दोनों के साथ मिलकर यूज होता है जावास्क्रिप्ट। जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग। जावास्क्रिप्ट की मदद से एनिमेशन वगैरह ऐड करना, इफेक्ट डालना, ये काम वेबसाइट्स पे किया जाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, और CSS कलरिंग डिजाइनिंग और अच्छा बनाने में काम करता है। ऐसा नहीं है कि HTML में कलर नहीं हो सकते हैं, इसमें थोड़े और इफेक्ट में कलर होते हैं, यानी थोड़ी सी जान डाल देता है इसमें, CSS सुंदर बना देता है, और HTML बस एक ढांचा तैयार कर देता है वेब पेज का। www तो सारे एड्रेसेस को मेंटेन करके रखता है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे सही आंसर है इसका फर्स्ट।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।